हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। हम लोगों ने पूरा व्याकरण कंप्लीट कर लिया था, तो आज मुझे लगा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो कुछ 100-150 क्वेश्चन आपको कराऊंगा डेली के। अभी मैं 40-30-40 जो भी एक आधे घंटे में वीडियो में बनेंगे वो क्वेश्चन कराने की, समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है। तो इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है बेटा, आपको ये बताना है। तो आप कोई भी बच्चा बता देगा अगर मुझसे पढ़ा हुआ है क्या, कि इसमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है बेटा? शाह। ऑप्शन डी। क्या है बेटा? ऑप्शन डी है शाह। क्यों है ऑप्शन डी? ऑप्शन डी बेटा इसलिए है क्योंकि शाह बोलने में आपको बताए बहुत हमें क्या लगता है, हम लोग जब शाह बोलते हैं गर्म हवा निकलती है, तो शाह किस में आता है? ऊष्म ध्वनि में आता है इसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शाह हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें 11 ऑप्शन में भी है और 13 ऑप्शन में भी है। तो इसका आंसर आप क्या लगा के आएंगे? तो आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है कि इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 11। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बेटा 11। और 11 क्यों होगा? 11 बेटा इसलिए होगा क्योंकि इसने पूछा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अगर पूछता हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, क्या पूछता? कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या हो जाता? तो आंसर हो जाता 13। लेकिन यहां हम 13 नहीं मानेंगे बेटा, यहां क्या मानेंगे हम लोग? 11। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर मूल स्वर बोले या स्वरों की संख्या बोले सिर्फ, तो हम 11 मानते हैं, क्योंकि अंग और आहा को अयोग वहां में मान लिया गया है। एनसीईआरटी की छोटी बुक में आप देखेंगे तो सिर्फ अंग और आहा अलग से लिखाई देते हैं, वरना क्या होता है 13 कब होते हैं? जब अंग आहा को काउंट करते हैं। अब हमने अंग आहा को काउंट करना छोड़ दिया है, तो कितने आएंगे स्वर? 11। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। पहला मूर्धन्य, दूसरा कंठ है, औष्ठ्य, तालव्य। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तालव्य। तो जो तालु से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? तालव्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? कौन सी भाषा की हैं? संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी या दक्षिण भाषाओं की? तो याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा क्या, कि जो ये अंग्रेजी फारसी वाली है, अरबी फारसी है, आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, कि क ग ज फ ये ध्वनियां जो है बेटा कौन सी हैं? अरबी फारसी ध्वनियां हैं। ठीक है? इन सभी में कागा जाफा के नीचे बिंदी लगी हुई है, जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। तो याद रखिएगा इन सभी में बेटा क्या लगी हुई है? इन सभी में आपकी बिंदी लगी हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, का के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे, फा के नीचे। ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे, सॉरी। मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है? क्या पूछा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए आपको ये, चा छा जा झा, ता था दा धा, टा ठा डा ढा, पा फा वा बम। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन जो मूर्धा से बोले जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, टा ठा डा ढा आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा आंसर टा ठा डा ढा? इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। अगर बात करें ताथा दादा की, तो ये कहां से बोले जाता है? दांत से बोला जाता है। ठीक है बेटा? तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है। इसी तरीके से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा ए का, ए से एनक का उच्चारण स्थान का नाम क्या है, यानी कि कहां से बोला जाता है। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ये जो बोला जाता है बेटा कंठ तालव्य से बोला जाता है, अर्थात कंठ की और तालु की मदद से बोला जाता है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम? कंठ तालव्य से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है बेटा? कंठ तालव्य से बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? श श श, तीनों सा क्या होते हैं? उच्च व्यंजन होते हैं। तो कौन सा उच्च व्यंजन नहीं है? गा। गा उच्च व्यंजन नहीं है। ये कैसा व्यंजन है बेटा? ये आपका स्पर्शी व्यंजन है। शुरू के 5 कावर, चावर, टावर, तावर, पारवर क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं उन्हें। मैंने आपको बता रखा है। वर्णमाला की वीडियो बेटा टेलीग्राम आपके यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पहली वीडियो वर्णमाला ही पढ़ाई थी, ध्यान से देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन मिलेगा एक ना एक, मुझे ऐसी उम्मीद है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। तो क्या है क्वेश्चन बेटा, कि निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण दुनिया है? तो आप लोगों को मैंने बता रखा है बेटा। क्या बता रखा है मैंने आपको? मैंने बताया है 1, 3, 5 ये क्या होती हैं? ये ध्वनियां होती हैं आपकी अल्प प्राण। क्या होती हैं बेटा? अल्प प्राण ध्वनियां। ठीक है? मैंने बताया था अल्प से पता चलेगा, 3 अक्षर आ रहे हैं अल्प में। जब अल्प लिखते हैं आ, आधा ला और पा, अल्प प्राण तो 3 आएंगे, 1, 3, 5 आएगा। और 2 और 4 यानी कि जो सम संख्याएं हैं वो होती हैं महाप्राण। वो क्या होती हैं? महाप्राण। तो बस आपको ये चेक करना था इसमें से सम संख्या कौन सी है।
इसमें से सम संख्या बेटा कौन सी है? तो आप सर्च करोगे, आप देखते ही बता दोगे कि सर खा जो है आपकी वो दूसरा वर्ण आ रहा है, का क्या है पहला, आंसर नहीं होगा, गा क्या है तीसरा, आंसर नहीं होगा, और बाबी क्या है तीसरा, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर? क्योंकि खा जो है वो आपका दूसरा व्यंजन है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है, 1 3 5 अल्प प्राण होता है, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछे? कौन सा घोष वर्ण है? घोष अघोष सघोष मैंने आपको बताए थे बेटा। कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन दिए चा, खा, मा और ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर आपका हो जाएगा मा। क्या हो जाएगा? मा। सघोष सघोष सब आपको पढ़ाए हुए हैं, वर्णमाला आप चेक करिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मा। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? यानी कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहे हैं बेटा? अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, या, र, ला, वा, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या, र, ला, वा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपसे पूछा है वाह कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, महाप्राण, अंतस्थ व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया बेटा मैंने आपको? मैंने बताया यारा अलावा कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? क्या नहीं है? स्वर नहीं है। तो आपको पता है बेटा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब क्या है? स्वर है। लेकिन जो आपका उआ है, क्या है? उआ, ये आपका स्वर नहीं है। ये क्या है? ये आपका नासिक के व्यंजन है। जो 5वें वर्ड होते हैं उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अणा खाली, उणा खाली, है ना, उआ खाली। तो ये उआ है, तो इसलिए इसको आप क्या करेंगे? इसको आप स्वर नहीं मानेंगे। आ उ ए क्या है? स्वर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अक्षिक जो है ये किससे मिलकर बना है? ये बेटा का और शा से मिलकर बनाया, और मिलकर बनाया तो ये क्या है? ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। फिर आपने देखा त्रा, तो ये ता और रा से मिलकर बना है, तो ये भी आपका क्या नहीं होगा? ये भी संयुक्त व्यंजन आपका है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आप अगले ऑप्शन पे चले तो ए और बी तो नहीं है। सी ऑप्शन आप देखेंगे क्या है? फा। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बेटा फा। क्यों हो जाएगा फा? इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि जो आपका ज्ञा है ये भी जा और वहां से मिलकर बनता है। तो ये भी पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किससे मिलकर बनता है। तो मैंने आपको बता दिया तीनों। अक्षिक का और शा से मिलकर बनता है, त्रा ता और रा से मिलकर बनता है, और ज्ञा जा और या से मिलकर बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? तो मैंने अभी बताया था कंठ तालव्य जो है व्यंजन वो कौन सा बताया था बेटा? अभी हमने किया था कंठ तालव्य है ए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सा है बेटा? कंठ तालव्य है आपका ए। क्लियर बेटा? सबको पता है इतनी बात? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 नंबर क्या है? 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता? तो आपको बेटा याद होना चाहिए कचर तपियस, मैंने आपको बताया था काखा गणा चाथा जवा टठा रणा तथा तना। तो टा ठ ड ढ अणा ये सब आते हैं। क्या नहीं आता? तो आपको पता है जो धा है धा, ये आपका नहीं आता टा वर्ग में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धा। धा किस में नहीं आता बेटा? धा आपका टा वर्ग में नहीं आता। ट ठ ड ढ अणा क्या नहीं आ रहा? धा। आंसर क्या हो जाएगा? धा। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 है डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो याद रखिएगा ये डॉक्टर शब्द की जो आ ध्वनि है ये आई है अंग्रेजी भाषा से। कौन सी भाषा से आई है? अंग्रेजी भाषा से। क्लियर है इतनी बात? आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी वर्ण कितने हैं? स्पर्शी वर्ण कितने हैं? तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, हर बच्चा जानता होगा। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन है 25। कौन कौन से होते हैं बेटा? तो पांचों वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? पांचों वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो 5 10 15 20 25। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन बताना है। क्वेश्चन है आपके श ल ह छ, क्या बताना है? स्पर्श व्यंजन।
तो आपको पता है का खा गा गाना, इसमें शाह नहीं आता। शाह क्या है? शाह क्या है? ये आपके अंत ऊष्म व्यंजन है। और यारा लावा क्या है? यारा लावा, ये क्या है आपका बेटा? यारा लावा आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो क्या आ जाएगा स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छा। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्यों? चा छा जा, चा छा, ये आ गया शुरू के 5 वर्ण में, तो जो मैंने आपको वर्ग बताए हैं, तो चा वर्ग में आता है, और क्योंकि चा वर्ग में आता है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? छा हो जाएगा। क्लियर बात? आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। तो आपको पता है त थ बोल के देखो, कहां से बोल रहे? दांत से। तो कहां से इसका स्थान होगा बेटा? जब दांत से बोला जा रहा है तो इसका उच्चारण भी, स्थान भी जो होगा वो होगा दंत। क्या होगा बेटा? दंत। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दंत। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो मैंने अभी बताया कौन कौन से होते हैं बेटा? या रा लावा। कौन कौन से होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या रा लावा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या वर्ग। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो बेटा कोई भी बच्चा बता देगा, स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन आप बोलो, का खा गा गा, इसमें क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है, का प्लस आ, हलंत लगा के, है ना? का में हलंत लगाएंगे फिर आ, तब वो का पूरा होता है। तो इसलिए स्वर की सहायता से बोलने वाले जो वर्ण उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। स्पीड में लेके चल रहा हूं बेटा ताकि आप कर पाओ, और क्वेश्चन कितने आप कर पा रहे हो, कितने आपको पता थे, ये भी बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है बेटा? 22वां क्वेश्चन, यारा लावा किस वर्ग के हैं? तो आपको पता है यार, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे जानते हैं यारा लावा किसी भी हाल में तालव्य के तो नहीं है। यारा लावा ऊष्म व्यंजन भी नहीं है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना यारा लावा, तो आपको तो बता रखा है, तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? देखो बिना देखे हमने बता दिया, आंसर आ गया ऑप्शन सी। इतनी बार तो हम अब तक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के वर्ण कौन सा है? कौन सा? नासिक के। तो आपको पता है, मैंने बताया हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन होता है, और 5वां इसमें क्या दिख रहा है? 5वां आपको दिख रहा है उआ। क्या दिख रहा है बेटा? उआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? उआ। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 24वां, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखते ही आंसर बता दोगे। किस चिन्ह का? हलंत का। मैंने अभी आपको बताया भी था किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा? हलंत का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर बात? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है बेटा, 25वां क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं बेटा? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? तो आप तुरंत बता दोगे सर, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बेटा? जिज्ञासु कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन वर्णमाला के खत्म हो गए। अब देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लिए। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो मैंने देशज विशेषज आपको बताए थे, पढ़ाए हैं, वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, लोटा क्या है? देशज शब्द है। देशज मतलब जिनकी उपज देश से होती है, जो देश में उपजे हैं उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोटा। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है, शोक। शोक किस रस का स्थायी भाव है? मैंने आपको रस पढ़ाए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। किसका? करुण रस का। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्तंड। मार्तंड स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कांता, महिला, सुंदरी, ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। याद रखिएगा, पता होना चाहिए। पर्यायवाची आएंगे, इसलिए इस पीडीएफ में मैंने, क्योंकि मैंने वोकैबुलरी नहीं पढ़ाई है, लेकिन जो आए हुए क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में रखें ताकि इनमें से कोई रिपीट हो तो आपका फायदा हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 29वां क्वेश्चन, कुपुत्र में कौन सा समास है? किसमें बेटा? कुपुत्र में। तो आप कोई भी बहुत आसानी से बता सकते हो। कुपुत्र में देखो बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो याद रखिएगा, कुपुत्र की अगर बात करें तो 29वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कुपुत्र में जो समास है बेटा वो कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, कुपुत्र में आपका कर्मधारय समास है। ये सारे चैप्टर मैंने आपको कराए हुए हैं, समास एक बार पढ़ेंगे तो आप देखते समझ जाएंगे। गु से आपको मैंने बताया था गुणा हो रही थे,
ठीक है। तो जब कोई भी गुणा हो रही होती है, गु यानी कि संख्या आ रहे होते हैं, तो वहां द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास जब कोई अन्य अर्थ निकल के आ रहा होता है। ये सब मैंने समास आपको पढ़ाए हैं, आप लोग कृपया करके वीडियो देखिएगा ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आ सके। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, दर्शन का तत्भव रूप है। दर्शन का तत्भव, दर्शन क्या है? तत्सम है। तत्भव आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा अभी दर्शन का? तो आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा दर्शन। ये जो सा है, ये जो सा है, ये किसमें बदल जाता है? ये सा आपका सा में बदल जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन। तो याद रखना, ये वाला जो शाह होता है बेटा, ये वाला जो शाह होता है, ये वाला जो शाह होता है, ये आपका ज्यादातर तत्सम में यूज होता है। और इस सा को, अगर मैंने तत्सम तत्व आपको पढ़ाए हैं, आप एक बार रूल नोट करेंगे समझ में आ जाएगा। ये वाला जो सा होता है वो तत्भव में यूज होता है, तो आप पहचान कर सकते हो ऑप्शन से, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी काव्य कृति, यानी तुलसीदास जो है ये लिखा किसने है, ये पूछा है। अब तुलसीदास क्या तुलसीदास ने लिखा है? तुलसीदास क्या तुलसीदास ने लिखा है? तो याद रखिएगा, तुलसीदास मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि पुरस्कार पढ़ाए हैं। पुरस्कार में मैंने बताया था कि तुलसीदास जो कृति है इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। कौन सी? तुलसीदास। याद रखिएगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है, कई बच्चे इसमें गुणा क्या नाम है, द्विगु समास लगा जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। क्या आंसर होगा? बहुव्रीहि समास। कुछ बच्चे क्या लगा के आते हैं? कुछ बच्चे यहाँ द्विगु लगा के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संख्या आ गई, पंच आनन, 5 है आनंद, पंच आनंद यानी कि 5 है आनंद, तो 5 सोच के वो क्या लगा जाते हैं? द्विगु लगा जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसका आंसर किसी भी हालत में द्विगु नहीं होगा। इसका आंसर जो बेटा होगा वो आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बहुव्रीहि समास। क्यों? 5 है आनंद यानी कि 5 है सर्द इसके, तो यहाँ अलग अर्थ निकल के आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ना कि द्विगु समास। आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन क्या है? तीन तेहरा करना। ये क्या है? तीन तेहरा करना मुहावरा है, एक लोकोक्ति या मुहावरा, जो समझना चाहो। इसमें आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका अर्थ क्या है तीन तेहरा करना। तो याद रखिएगा, तीन तेहरा करने का अर्थ मतलब होता है, तीन तेहरा करने का मतलब होता है पृथकता की बात करना, अलग करने की बात करना। जैसे को तैसे तो हो नहीं सकता, गुस्सा करना हो नहीं सकता, पूरी तरह फट जाना हो नहीं सकता। तीन तेहरा करना क्या होता है? पृथकता की बात करना। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, तो मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग भी बताएं क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई। क्या हो जाएगा बेटा? चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ई। तो याद रखिएगा, पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? जो बाद में लग के अर्थ निकालते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं। तो बाद में क्या लगा है पुस्तकीय में? ई लगा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। आपसे क्या पूछा है? मंदिर का पर्यायवाची शब्द है, मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। तो याद है, कोई भी बच्चा बता देगा मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देवगृह। क्या हो जाएगा? देवगृह। देव का गृह यानी कि जहां देव विराजमान होते हैं, देव का घर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मंदिर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप के छवि कवि आपको याद होने चाहिए बेटा, कई बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि आपको सारे आठों के आठों पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, प्रेम वाटिका रसखान की काव्य करती है। प्रेम वाटिका रसखान की काव्य करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी है बेटा? रसखान की। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है बात बेटा? ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि इससे बनी संधि है। कौन सी संधि सप्तऋषि में, आपको बताना है। सप्तऋषि, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, या गुण संधि है? तो याद रखिएगा, दीर्घ सप्तऋषि में जो संधि है बेटा, सप्तऋषि में जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी संधि है? वो संधि है बेटा आपका गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। क्लियर? संधि मैंने आपको पढ़ा रखी है, वीडियो देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्यों बेटा? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है वैसे क्या, कि जब कभी भी
जब कभी भी हम लोग बड़ी मात्रा हो जाती है तो वो दीर्घ संधि होता है। यड़ संधि बताया था, इको यर्ची इसका वो होता है, इसमें या आता है और या से पहले आधा लगा होता है। व्यंजन संधि ये है नहीं, तो एलिमिनेट कर दो। आंसर क्या बचा? गुण संधि। आंसर हो जाएगा गुण संधि। 39वां क्वेश्चन आपसे पूछा, भवानी का पुल्लिंग क्या है? भवानी का पुल्लिंग क्या है? तो भवानी का पुल्लिंग है बेटा भव। क्या है? भव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बच्चे गलत कर आते हैं, तो याद रखिएगा भवानी का जो पुल्लिंग है बेटा, भवानी का जो पुल्लिंग है वो क्या है? भवानी का पुल्लिंग है आपका भव। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बच्चे गलत करके आते हैं। तो भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे आज की क्लास पे। टोटल मैंने 100-120 क्वेश्चन है, तो 40-40 करके कराता हूँ। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, रोज की प्रैक्टिस करते हैं। 40 क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, 40 कल कराऊंगा, 40 परसों कराऊंगा। हिंदी 100-100-120 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगी। जितना क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कराने की। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। रोना का सकर्मक रूप क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया मैंने आपको सब पढ़ा रखी है। प्लीज आप क्रिया का वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं बता रहा हूं, आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में भी। पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट की वीडियो, उसमें पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मैंने सब कुछ आपको कराया है। तो रोना की अकर्मक क्रिया क्या है? ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन पहले फिर पढ़ लो। रोने की सकर्मक क्रिया पूछिए, सॉरी कौन सी पूछी है? सकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी बेटा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी रुलाना। क्या हो जाएगी? रुलाना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुलाना। क्लियर? आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है। आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, हर क्वेश्चन का 5 सेकंड आपको मिलेंगे। कर पाते हैं तो अच्छी बात, वरना फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है आवाज उठाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का अर्थ आवाज उठाने का जो हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विरोध करना। क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा आपका विरोध करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर बेटा? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्नवाचक। आपके 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, जल्दी से बताइए। तो आते हैं क्वेश्चन पे बेटा, इसका आंसर हो जाएगा कोई कैसा है? अनिश्चयवाचक। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कोई मतलब कौन, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। कितने क्वेश्चन आपके सही गए 40 में से, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा। क्वेश्चन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। क्या है बेटा आंसर? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या आंसर हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका अद्वितीय। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। जिसे जीता जा ना सकता हो उसे क्या कहेंगे? जिसे जीता ना जा सकता हो। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, अजय। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय। जिसे जीता ना जा सके अर्थात अजय। क्लियर? अगला क्वेश्चन, और जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा 5 सेकंड शुरू हो जाएंगे। 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके अब। देखेगा तो क्या है, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। याद रखिएगा आंसर होगा प्रवात। कौन सा नहीं है बेटा? तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है प्रवात, तो आंसर हो जाएगा प्रवात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे मापा ना जा सकता हो, पहला है अमापित, दूसरा है अपर, तीसरा है अपरिमेय। तो जिसे मापा ना जा सके, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्या आंसर हो जाएगा? अपरिमेय। इसका समय नहीं दिया मैंने क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ है, जल्दी बताइए। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा दो भाषाओं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर इतनी बात बेटा? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका वृक्ष का, आपको पता है प्रवात। प्रवात पर्यायवाची वृक्ष का नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ समझाना नहीं है। 49वां क्वेश्चन ये है, सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या है आंसर बेटा? आंसर हो जाएगा नदी। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा नदी का पर्यायवाची सारंग शब्द नहीं है, बाकी सबका शब्द का पर्यायवाची क्या है? सारंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन ये रहा, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताइए बेटा, 3 ही ऑप्शन है इसके, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड हो चुके हैं आपके। देखिए आंसर है इसका बेटा, सैंधव जो है वो आपका घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। किसका? घोड़े का। याद रहेगा आपको, किसका शब्द है बेटा पर्यायवाची? घोड़े का। तो सैंधव है घोड़े का, आंसर हो जाएगा आपका घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन आपका ये रहा, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, रोशनी। तो मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? रोशनी का पर्यायवाची है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 5 सेकंड आपके, आप पास हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से ऊसर का विलोम क्या होगा? क्या बताना है बेटा? ऊसर का विलोम। तो याद रखिएगा ऊसर का विलोम होता है उर्वर। क्या होता है बेटा? ऊसर का विलोम शब्द हो जाएगा उर्वर। बेटा ये याद ही कर सकते हैं, इसका कोई तरीका नहीं, तो प्लीज आप लोग जो क्वेश्चन करा रहा हूं याद करके जाइएगा, रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? काल मैंने आपको पढ़ा रखा है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिले तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 53, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि सो रहा था, अभी जगह नहीं है तो अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा निशाचर। निशाचर मतलब, निशा मतलब रात्रि, तो रात्रि में घूमने वाला क्या कहलाता है? निशाचर। आंसर क्या हो जाएगा? निशाचर। क्लियर बात बेटा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है, पहला है रूप, दूसरा ऑप्शन है भाग, तीसरा है पर्वत, चौथा है गोद। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका रूप। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वरना गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। रोहन ने हॉकी खेली, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ने। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे, सब आपने पढ़ा हुआ है, तो आप याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी से बताइए को किस कारक का चिन्ह है? समय आपको साइड में दिख ही रहा है, तो समय हर क्वेश्चन में 5 सेकंड मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा मेरे बताने से पहले। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। कर्ता ने कर्म को, मैंने अभी आपको बताया भी था, कर्ता ने कर्म को, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। डन है बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन ये रहा, कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? 5 सेकंड आपके पास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्य करे। जो कार्य करे, तो कर्ता का क्या हो जाएगा? जो कार्य करे, ऑप्शन बी। स्कोर मुझे जरूर बताइएगा आपका कितना रहा 40 में से। क्वेश्चन नंबर 59, आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आज वर्षा होगी, सामान्य भविष्य काल है। क्लियर नहीं है? क्या है? सामान्य भविष्य काल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर बेटा? ऑप्शन सी, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, निम्न में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 5 सेकंड आपके पास है। क्या है बेटा सकर्मक क्रिया का उदाहरण? तो याद रखिएगा आंसर है ऑप्शन डी,
सीता वीणा बजा रही है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, तो क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ध्यान रखिएगा ये बात। तो वीणा क्या है? कर्म है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द क्या है? जल्दी से बताइए बेटा, 5 सेकंड। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सम्राट। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका सम्राट, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध वर्तनी पहचाननी। जल्दी से बताइए, बहुत बार पूछा गया सन्यासी, मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो क्या है? शुद्ध वर्तनी बेटा, याद रखिएगा सन्यासी, ये ऐसे लिखा जाता है सन्यासी, गलत कर देंगे वरना आप लोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का चयन कीजिए। सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद छाटिए। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कोई। रेखांकित शब्द क्या है? कोई। तो कोई का बताना था, तो याद रखिए कोई क्या है पता ही नहीं है आपको, निश्चय नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बात किसकी चल रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया बेटा आपको झरना, दूसरा ऑप्शन दिया आपको प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन दिया प्रेम प्रलाप, और चौथा दिया अंधा युग। तो आंसर क्या है इसका बेटा? जल्दी से बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है बेटा, सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 5 सेकंड समय पूरे हो गए आपको। देखो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, मेला आंचल। मेला आंचल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेला आंचल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? देखो रचना के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, मैंने कराया नहीं है, वोकैबुलरी है, याद करनी तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद मीराबाई ने नहीं रची है, बाकी सारी राग गोविंद और राग रसोटा मीराबाई ने रची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन बेटा 67, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये मैंने आपको कराया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों मैंने आपको कराए थे। किस रचना के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा ए, हिम तरंगिणी के लिए उन्हें क्या मिला था बेटा? हिम तरंगिणी के लिए उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? ये गलत लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है। तो क्या होगा आंसर, आपको बताना है। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर। तो याद रखिएगा आपका समय पूरा हो चुका है, तो मैं बता देता हूं, आंसर हो जाएगा विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है बेटा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेकंड आपके शुरू में ऑप्शन, पहला विषम मात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा सममात्रिक छंद, और चौथा मात्रिक छंद। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को 1 मिनट भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, हर बच्चा बता देगा। आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद। क्या हो जाएगा आंसर? सममात्रिक छंद। क्लियर बात? क्योंकि सारे चरण क्या है? समान है, समान मात्रा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी से करिए, 80 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन अभी और बचे बेटा, कोशिश कर रहा हूं स्पीड से, समय आपका चल रहा है, जल्दी बताइए। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना। ये गलत हो जाता है काफी और बच्चों का। बहुत घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है कि हर जगह घूम के आया बेटा, मुझे घाट घाट का पानी पिया मैंने, मुझे मत सिखा, ये कहते हैं ना काफी लोग, आपने सुना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना, जिसको बहुत अनुभव हो, बहुत जगह जॉब करके आया हो। 71वां क्वेश्चन, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां
किस भाव की उपस्थिति रहती है, वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। हो गया समय। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा करुण रस। मैंने आपको बताया था बेटा, जब कभी भी किसी की मृत्यु शोक रस हमने पढ़ा भी था, है ना, वहां क्या होता है? करुण रस होता है। कौन सा रस होता है बेटा? करुण रस होता है। अगला क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था मां, सुना है ना आपने, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। हिंदी की हर, मैंने जितना भी व्याकरण है सब पढ़ा रखा है, सबकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप लोग जरूर वॉच आउट करें। नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जिस भी चैप्टर के आप चाहते हैं। क्या है? निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? 5 सेकंड आपके शुरू में, जल्दी से बताइए बेटा। तो याद रखिएगा, ऋण शब्द जो है बेटा वो है आपका वैभव। क्या है? वैभव। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वैभव। क्लियर बेटा? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 73 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए। निम्न वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, और काय में बदलना है? भाववाच्य में बदलना है। निम्न वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, क्या है? राधा स्कूटी चला रही है। इसका भाववाच्य क्या होगा? इसका भाववाच्य क्या होगा? इसका भाववाच्य क्या होगा? तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, भाववाच्य, भाव बताना है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, शरीर का समानार्थी पूछा। शरीर का समानार्थी, ऑप्शन आपके ये रहे, कलेवर, विटप, पद्म, महिला। बताइए जल्दी से, शरीर का पर्यायवाची किसका बेटा? शरीर का समानार्थी। शरीर का समानार्थी क्या है? तो याद रखिएगा, जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखिएगा, शरीर का जो पर्यायवाची है वो कलेवर है। क्या है? कलेवर। तो शरीर का पर्यायवाची क्या है बेटा? कलेवर। क्या है? कलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। प्रत्यय मतलब किसी शब्द के पीछे जो जुड़ता है, तो किसमें पीछे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75, 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा परिचय। परिचय में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सब में है, आ, नी, मय, सब में है, लेकिन परिचय में कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परिचय। इसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, मक्षी का तत्व क्या होगा? 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखते हुए बता दूंगा, मक्षी का क्या हो जाएगा बेटा? पर्यायवाची, सॉरी, तद्भव शब्द मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खी। मक्षी का क्या है? तत्सम रूप है, मक्खी क्या है? तद्भव रूप है। आखिरी क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन, सॉरी, मन चाह में कौन सा समास है? मन चाह में कौन सा क्या है बेटा? समास है। जल्दी से बताइए। चलिए, समय अवधि पूरी हुई। आंसर है आपका तत्पुरुष समास। क्या आंसर है बेटा? आंसर है आपका तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ध्यान से करिएगा, इसे गलत होता है बेटा। 5 सेकंड आपके चल रहे हैं, जल्दी से करिए, आराम से करें, देखिएगा। 78 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो 78 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नारी, नारी प्लस इच्छा। नारी प्लस इच्छा, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। मैंने आपको बताया था, जब दो मात्रा मिलकर बड़ी मात्रा आपको मिल जाए तो वहां क्या होता है? वहां आपकी वृद्धि संधि होती है। तो यहां वृद्धि संधि, लेकिन संधि नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कौन सा सही है, तो नारी ऐसे लिखा था, इच्छा ऐसे लिखा था, इसलिए आंसर हो जाएगा नारी इच्छा। क्लियर बात बेटा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, 79, नियत शब्द का सम्यक विकल्प है। बहुत ध्यान से, 5 सेकंड शुरू है आपके, जल्दी बताइए। देखिएगा, सम्यक मतलब बेटा एक तरीके से पर्यायवाची समझ लो आप। तो नियत शब्द का सम्यक विकल्प क्या हो जाएगा? निश्चित, यानी कि जो नियत है, निश्चित है। क्लियर बात? आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी अगले 40 अगले पार्ट में कराऊंगा। 10-15 मिनट की प्रैक्टिस कर रहा हूं डेली, थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहा हूं, ताकि ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए आप बोर ना हो, आपको मजा भी आए क्वेश्चन करने में। एक बार में भी 100 करा सकता था, लेकिन बेटा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने, क्योंकि एक बार में कराऊंगा ना तो आपको डेली में नहीं मिल पाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी डेली करो तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, 5 सेकंड आपके खत्म हो चुके हैं, समय आपका खत्म हो चुका है। क्वेश्चन ये आखिरी था। आंसर है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है बेटा? श्लेष अलंकार। तो 80 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। तो 81वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है?
पहले क्वेश्चन आज की क्लास का। 5 सेकंड आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन करने के लिए, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 40 में से आपके कितना स्कोर रहा। क्लियर? तो 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपके ये रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखिएगा, आपसे पूछा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो कोई भी बच्चा बता देगा संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो याद रखिएगा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 83। के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान? के लिए किस कारक का चिन्ह है? 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। हो गया होगा बेटा। तो आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संप्रदान। क्लियर बात? सब आपको पढ़ा रखा है, कारक चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, प्लीज वीडियो देखिएगा जो भी दिक्कत है। 84वां क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द है। 5 सेकंड आपके ये रहे। देखिएगा, करते हैं बेटा शुरू। तो 84 क्या है? 84वां क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है बेटा? असुर का पर्यायवाची शब्द है दानव। क्या है? दानव। आंसर क्या हो जाएगा? दानव। क्लियर बात बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास है। देखते हैं। तो 85 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86, और 5 सेकंड आपके शुरू हो गए अब। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर? मैं बताता हूं। तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे जल्दी से पुष्प लगा के आ जाएंगे, पर वो सोचेंगे पर्यायवाची शब्द है, और कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने गलती कर भी दी होगी। याद रखिएगा, आंसर है वसुंधरा। बेटे मेरे बताने के बाद अगर सही किया तो कोई फायदा नहीं है, जिनका गलत हो गया वो गलत ही बताना कि हाँ सर जल्दीबाजी में गलत हुआ, इसलिए 5 सेकंड दे रहा हूं सिर्फ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। लंबोदर में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, लंबोदर में कौन सा समास है? 5 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मैंने बताया था, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, है ना। तो जब कोई और अर्थ निकल के आता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। समास पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं और समास पढ़ सकते हैं, पढ़ के जाइएगा, एक नए क्वेश्चन इसमें का मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। देवासुर में कौन सा समास है? समय आपके पूरे शुरू हो चुके हैं। पहला है दिगु, दूसरा है अव्यय भाव, तीसरा है कर्मधारय, और चौथा है द्वंद। जल्दी बताइए, देवासुर में कौन सा समास है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा, दिगु नहीं है, अव्यय भाव नहीं, कर्मधारय नहीं, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद समास। क्यों? इसका आंसर जो बनेगा देव असुर बनेगा। क्या बनेगा? देव असुर। तो देव और असुर मिलेगा, मिला के बना है देवासुर, देव असुर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद समास। जो आप सोच भी नहीं सकते, कई बच्चे गलत करके आते हैं, देव असुर, देव डैश असुर लगा हुआ है, तो द्वंद समास है। यहाँ डैश नहीं है, इसलिए आप लोग द्वंद नहीं लगाते। याद रखिएगा, यहाँ द्वंद समास है, गलत होता है, इसलिए क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। 5 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ, मैं बताता हूं। देखिए, तो याद रखिएगा, जो सब कुछ जानता हो उसका आंसर आ जाएगा सर्वज्ञ। क्या आ जाएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। डन बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है, गुरु गोविंद दो खड़े। आंसर आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, 5 सेकंड शुरू हो चुके, जल्दी से बताइए, ऑप्शन आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा काके। क्या आंसर हो जाएगा? काके। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए बेटा, 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके। तो आंसर हो जाएगा बेटा एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, है ना। जब इकलौता बेटा होता है उसे अंधे की लकड़ी कहा जाता है, कि एकमात्र सहारा यही है। तो आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। संचारी भाव की संख्या क्या है? संचारी भाव की संख्या क्या है? जल्दी से बताइए बेटा, कई बार कराया आपको। 5 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, संचारी भाव की संख्या कितनी है बेटा? 33। कितनी है? 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। कई बार बताया, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है रस आपको,
थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा संचारी भाव कितने होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, काली घटा का घमंड घटाए। अलंकार ये मैंने खुद आपको एग्जांपल ही कराया था, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? इन तीनों में से बता दो, चौथा ऑप्शन है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको, इन तीनों में से एक आंसर है, जल्दी बताइए, समय आपका शुरू हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? क्योंकि यहां दो घटा आ रहे हैं, दोनों का अर्थ क्या है? अलग है, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, तो एकदम बता दोगे, 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं, जल्दी बताओ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेटा 94 का बी, अरि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है बेटा? अरि। आंसर क्या हो जाएगा? अरि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95, जल्दी बताइए। मजिस्ट्रेट शब्द है, ऑप्शन दिए हैं तत्सम, तद्भव, देशे, विधेय, जल्दी बताइए, 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं, तो 95 का आंसर हो जाएगा बेटा विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज, यानी कि मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्या पूछा है 96 में? 96 में पूछा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, किस शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो याद रखिएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है बेटा, वो होता है व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से। इसमें थोड़ा सा बी सी उल्टा ऊपर नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, याद रखिएगा। आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन वो सी की जगह लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी व्याकरण आपका आंसर हो जाएगा। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। क्या पूछा 97 में? रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो आपको बताना है रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनती है, जल्दी से बताइए। तो रंग शब्द से क्रिया कौन सी बनती है? समय आपका हो चुका है बेटा, क्रिया बनेगी रंगना। कौन सी क्रिया बनेगी? रंगना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है, पर के नीचे डैश लगा हुआ है, कौन सा है? जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपको ये रहे, संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, कौन सा कारक है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्यों? मैंने बताया था अधिकरण में पे पर, तो बच्चे कहां खेल रहे हैं? छत पर खेल रहे हैं, और पर मतलब अधिकरण, तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। 99 क्वेश्चन, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? जल्दी बताओ बेटा, 5 सेकंड शुरू है आपके। तो क्या हो जाएगा? लिखना। जहां कर्म होता है, लिखोगे तो किस चीज पे लिखोगे ना, किसी चीज से लिखोगे, तो इसलिए कर्म यहां होगा, तो लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन समय आपका पूरा हो चुका है, चल रहा है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा क्रिया। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो क्रिया हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं, जल्दी बताइए, समय चल रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वह बहुत थक गया है। तो आपने परिमाण बता दिया, वह बहुत थक गया है, तो परिमाण किससे पता चल रहा है? बहुत, है ना, क्या गया है? थक गया है, तो ऑप्शन ए से पता चल रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले जो लगता है, तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला प्रा, दूसरा परा, तीसरा है बेटा आपका परी, और चौथा है आपका प्रति। तो क्या बताना है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा, परी या प्रति? तो इसका आंसर आपने कर लिया होगा क्लियर में, आंसर हो जाएगा बेटा प्रति। क्या आंसर हो जाएगा? प्रति। प्रतिकूल में क्या है? प्रति है, तो आंसर हो जाएगा प्रति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जल्दी बताइए बेटा। विशेषण नहीं है, तो देखो भयभीत, निर्भीक और भीरु तीनों ही क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या नहीं है? ऑप्शन सी आपका विशेषण नहीं है। क्या नहीं है बेटा? ऑप्शन सी आपका विशेषण नहीं है। कोई दिक्कत? क्लियर है इतनी बात? आते हैं अगले क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 104, आगत शब्द नहीं है। कौन सा आगत शब्द नहीं है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है, अदालत, बहिन, आदमी, औरत। 5 सेकंड शुरू चल रहे हैं आपके। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अदालत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अदालत। तो कौन सा आगत शब्द नहीं है? अदालत आगत शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? जल्दी से बताओ बेटा, समय आपका चल रहा है। तो हम खुद ही इधर आ गए, तो ये तो पता है मुझे, है ना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तो देखो अनिश्चयवाचक किसमें बेटा? अनिश्चयवाचक है ऑप्शन बी में। किसमें? ऑप्शन बी में। क्यों, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को, यानी कि ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक किसमें है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 106, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार बताया आपको, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा बेटा? संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन आपके ये रहे, माता, प्राण, लड़का, किताब। तो सब बच्चे जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी। सी मतलब लड़की नहीं, ये क्या है? प्राण। प्राण हमेशा देखो, मेरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, हमेशा प्राण क्या है? बहुवचन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। लड़का नहीं है, किताब नहीं है, माता नहीं है। 108, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ध्यान से सुनना, उत्पत्ति के आधार पर। जल्दी बताओ। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4। तो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। याद रखिए, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। कारक के कितने भेद हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए याद करा रखा है ना। जल्दी बताओ कारक के कितने भेद हैं? चलो चेक करें। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका 8। कितने भेद है कारक के? 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, संबंध नहीं अरे रे। पता है ना? आ जाओ अगले पे। 110, भारतीय शब्द का बहुवचन है। क्या बताना है? भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है ये बताना है। जल्दी बताओ बेटा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। समय चल रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीयों। क्या हो जाएगा? भारतीयों। अगला क्वेश्चन बेटा 111, शुद्ध वर्तनी बतानी। कुमुदनी कई बार पूछा गया है, कुमुदनी का कौन सी शुद्ध वर्तनी? जल्दी बताओ। चलिए आपका समय पूरा हुआ, कर लिया तो अच्छी बात। ध्यान रखना, कुमेदिनी ये होता है आपकी शुद्ध वर्तनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गलत मत करके आना, ध्यान रखना ये बात, ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 112, क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है बेटा। आंसर है 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 113, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कई बार बताया क्वेश्चन आपको, तो याद रखिएगा आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में आता है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, है ना, और सोवियत संघ लैंड नेहरू, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ये सब किसके लिए दिए जाते हैं? साहित्य के लिए दिए जाते हैं। याद रखिए, कई बार आपको बताया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? मैंने सारे पुरस्कार आपको पढ़ाए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, चेक कर लेना। ज्ञान पुरस्कार आएगा बेटा, ध्यान रखना, पुरस्कार से क्वेश्चन बनेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा आंसर है 1961। क्या आंसर है? आंसर है आपका बेटा 1961। कब की गई थी? 1961 में की गई थी, भूल मत जाना। 1961 में की गई थी। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। 3-4 बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए।
अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कितना बेटा? याद रखना 22 भाषाओं के लिए। क्यों पूछा जाता है पता है? क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखना ज्ञानपीठ सिर्फ 22 भाषाओं के लिए दिया था। कितनी भाषाओं के लिए? 22। वो 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में भाषा? ये 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं, उनके लिए ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है? ऑप्शन ये रहे, सर्वोच्च सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा, ये बताना है। तो याद रखिएगा वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ही भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 117, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? देखो ज्ञानपीठ दिया जाता है 22 के लिए, अब पूछा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और फिर से ऑप्शन वही है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं के लिए। कितनी? 24 भाषाओं के लिए। इसमें 22 और +2 आती है। +2 कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और प्लस राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी ये आपके क्या हैं? ये आपकी 2 भाषाएं और हैं, 23वीं और ये आपकी 24वीं। तो याद रखिएगा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 में, और ज्ञानपीठ दिया जाता है 22 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन, इसमें छंद बताना है कौन सा है? नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रंग रच रुचिर में रोला चौपाई सोरठा दोहा। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करिए और पहले आप लोग मात्रा लगा के चेक करिए कौन सा है, उसके बाद मैं बताता हूं आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लियोगे आपने, मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं बताता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपको मात्रा लगा के चेक करना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, मैंने अपनी वीडियो में भी कराया था ये, इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोला। क्या हो जाएगा? रोला। तो कौन सा अलंकार है इसमें? रोला अलंकार है। आते हैं 119 में, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराए मलहावे जोई सोई कुछ गावे। 5 सेकंड आपके हैं, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वात्सल्य। जब भी बच्चों से पालना झुला रही है मतलब बच्चा आ गया, जब भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, प्रेम आएगा बच्चों से रिलेटेड, तो वहां कौन सा रस होगा बेटा? वहां वात्सल्य रस होगा। कौन सा होगा? वात्सल्य रस होगा, जहां प्रेम की अनुभूति होगी, लेकिन बच्चों के लिए खास तौर से। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? ये भी शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, सब आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हुई है। जहां दिक्कत हो किसी बच्चे को मुझे बता सकता है। समय आपका पूरा हुआ, क्वेश्चन आपके पूरे हुए, पूरे 120 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से करिएगा और वीडियो को अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपने बता दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। क्योंकि बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों जो है बेटा वो आपके अर्थ अलंकार हैं, लेकिन यमक अलंकार जो है वो आपका शब्द अलंकार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर बात? मैं आपके लिए लेके आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के, जिसमें हिंदी में प्रथम की प्रथम रचना कौन सी थी, प्रथम समाचार पत्रिका कौन सी थी, प्रथम कवि कौन से थे, क्योंकि प्रथम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी में प्रथम कौन कौन क्या था ये आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल से। तो ये हम क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि, तो याद रखेंगे हिंदी के प्रथम कवि थे बेटा सरहपा, या इन्हें सरहपाद भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो इसलिए सरहपा या सरहपाद आंसर हो जाएगा सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना क्या थी? तो याद रखेंगे हिंदी की प्रथम रचना थी बेटा श्रावकाचार। क्या थी? श्रावकाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस समय आपके पास समय नहीं है, तो जल्दी फिर नजर मार लीजिए सभी क्वेश्चनों पे ताकि एक आध फंस जाए तो आपका नंबर क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, हिंदी का गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा था? तो सभी बच्चे याद रखेंगे भारतेंदु युग। कौन सा युग था? भारतेंदु युग पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो सभी को पता होगा हिंदी साहित्य की प्रथम जो कहानी थी बेटा वो थी इंदुमती। कौन सी थी? इंदुमती। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी थी? तो याद रखिएगा हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी।
अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है आपका पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है बेटा पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी कौन सी है। तो सभी बच्चे याद रखें, आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी है बादल की मृत्यु। क्या है? बादल की मृत्यु। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो याद रखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला है, हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो याद रखेंगे, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। कथा, कथा, कथानक आएगा, तो कथा में कथा है, पहली आत्मकथा क्या होगी? अर्धकथानक। ऑप्शन से एलिमिनेट निपटा देना। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम एकांकी। तो हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है? एक घूट। क्या है? एक घूट। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम जीवनी। तो सभी बच्चे याद रखें, कई बार पूछे गए, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तवाल। एक पहली बार सुन रहे होंगे शायद कुछ लोग। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तवाल। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। नाटक तो कई बार ही पूछा गया, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो वो कौन सा है? नहुष। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया भक्तवाल। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। तो याद रखेंगे, आपको दिख रहा है लिखा हुआ, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है बेटा, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। क्या है? लक्ष्मीपुरा। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। तो याद रखेंगे, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है आपका पदम पराग। क्या है? पदम पराग। याद रखेंगे, पदम पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकवि। सब बच्चों को बताएं, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है बेटा? हिंदी का प्रथम महाकवि है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम चलचित्र यानी कि फिल्म कौन सी थी? तो सभी को पता है, सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी की प्रथम चलचित्र कौन सी थी? सत्य हरिश्चंद्र। कौन सी थी बेटा? सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म। तो देखो, हरिश्चंद्र जो थी वो मूक फिल्म थी। मूक का मतलब बेटा जो बोलती नहीं। कभी बोले मूक फिल्म मतलब जिसमें कोई आवाज ना हो, सिर्फ एक्टिंग हो, अभिनय किया हो, वो मूक फिल्म थी, जो हम दमशराज खेलते हैं। कौन सी? सत्य हरिश्चंद्र। और हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म जो थी वो थी आपकी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा, याद रहेगा, आलम आरा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम व्याकरण क्या है? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण है बेटा जोशुआ कैटलर। जोशुआ कैटलर। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता है अमीर खुसरो। इसने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ जो है बेटा वो है बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो। नेक्स्ट, दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो दोहा चौपाई का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता है बेटा सरहपा। कौन है? सरहपा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा, हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य। तो सभी बच्चे याद रखना, कई बार पूछा गया, यात्रा साहित्य कौन है? सरयू पार की यात्रा, राहुल संकृत्यायन। सरयू पार की यात्रा, हिंदी का प्रथम साहित्य क्या है बेटा? यात्रा साहित्य, सरयू पार की यात्रा। नेक्स्ट बेटा, हिंदी के प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र था प्रथम उद्दंड मार्तंड। सब बच्चों को याद भी होगा, पहले जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग था। सबसे पहले छायावाद शब्द जो है उसका प्रयोग किसने किया? तो याद रखेंगे, मुकुटधर पांडे। किसने किया बेटा? मुकुटधर पांडे ने किया सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि, जिसने छंद का प्रयोग किया, स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि कौन है? तो वो है रस खान। कौन है बेटा? रस खान। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम पत्रिका, सभी को पता होगी, हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि कौन थे? तो याद रखेगा, सुमित्रानंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि थे सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है बेटा, हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान। परा स्नातक मतलब क्या होता है बेटा? पोस्ट ग्रेजुएशन, जो एमएससी में एमकॉम करते हैं ना, उसमें हिंदी को जो परा स्नातक कक्षाओं प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान कौन सा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आखिरी है बेटा, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? रेखा चित्र तो वो है पदम पराग। क्या है बेटा? वो है आपका
पदम पराग, पदम पराग। ठीक है, अगला हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, तो हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता कौन सी है? कवि दर्शन, कवि दर्शन। अगला खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य, तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य क्या है बेटा? भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो याद रखेंगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है बेटा? प्रिय प्रवास, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखेंगे बेटा वो है शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन। तो अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ क्या है? शब्दानुशासन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि क्या है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो वो कौन है? ये शायद आपने पहली बार सुना हो, वो है आपके स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। नेक्स्ट बेटा, सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाला कवि, सर्वप्रथम मुकरिया शैली, ठीक है, मुकरिया शैली पूछी जाती है, कौन है सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाला कवि? अमीर खुसरो। कौन है बेटा? अमीर खुसरो, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बरवे छंद का प्रथम प्रयोग करता, जो बरवे छंद है उसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? बरवे छंद का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? मैंने आपको छंद पढ़ाए हैं, पता है बेटा, याद रखना, वो थे रहीम। कौन थे? रहीम। तो रहीम ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? बरवे छंद का प्रयोग किया था, किसने? रहीम ने। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछा? रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? कौन है बेटा? तो याद रखेंगे सही बच्चे, वो है आपका हिम तरंगिनी। कौन सा है बेटा? हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, याद रहेगा। तो हिंदी रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिम तरंगिनी। अगला क्वेश्चन बेटा, हिंदी के प्रथम नाटककार, क्या पूछा? हिंदी के प्रथम नाटककार, हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? तो हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है बेटा? हिंदी के प्रथम नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है बेटा? वो है राधा कृष्ण। कौन सा है बेटा? राधा कृष्ण, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम आलोचक कौन है बेटा? हिंदी का प्रथम आलोचक, तो क्या है? हिंदी का प्रथम आलोचक है बेटा बद्री चौधरी प्रेमघन। क्या है? बद्री चौधरी प्रेमघन, याद रहेगा, बद्री चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अवहट का प्रथम उपयोगकर्ता, अवहट का प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? कौन है बेटा? तो याद रखेंगे वो है आपका विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कोई दिक्कत? विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग प्रगतिवाद शब्द का किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का जो प्रयोग किया था बेटा वो किया था मुक्तिबोध ने। किसने किया था? मुक्तिबोध। ठीक है, कहां हुआ था? मुक्तिबोध में हुआ था। नेक्स्ट, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग क्या हुआ? वक्रोक्ति, ये भी वक्रोक्ति क्या है? अलंकार है। तो वक्रोक्ति अलंकार जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? तो याद रखेंगे सही बच्चे, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ भामह में। कहां हुआ? भामह में। नेक्स्ट, नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति, नागरिक प्रचारणी सभा कई बार पूछी जाती है, नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति कौन थे? राधा कृष्ण दास थे बेटा। कौन थे? राधा कृष्ण दास थे, याद रहेगा। नेक्स्ट बेटा, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष, दक्षिण हिंदी प्रचारणी सभा के आजीवन अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे वो थे महात्मा गांधी। कौन थे बेटा? वो थे आपके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बेटा, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति, क्या पूछा? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? कौन थे बेटा? रोप चंद्रू। कौन थे? रोप चंद्रू, याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला, कई बार पूछा गया है आपको, व्यास सम्मान मैंने पूरा करवाया है। क्या पूछा? व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी बेटा? तो वो थी चित्रा मुदगल। कौन थी? चित्रा मुदगल। मैंने बताया आपको, याद कराए हैं, व्यास सम्मान है ना, सारे सम्मान बताए, साहित्य अकादमी सम्मान, व्यास सम्मान सब कराया आपको। नेक्स्ट, साहित्य का देखो आ गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, क्या पूछा है? महिला, पहली महिला साहित्य अकादमी से कौन थी? कृष्णा सोबती। कौन थी बेटा? कृष्णा सोबती। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, सारी महिलाएं मैंने बताई थी जिसको मिला है पहला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी बेटा? तो वो थी महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, महादेवी वर्मा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत भारती सम्मान, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, सही कर लीजिएगा। प्रथम महिला है, क्या है? प्रथम महिला। प्रथम महिला कौन थी बेटा? तो वो थी आपकी महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा, याद रखेंगे, महादेवी वर्मा, सही से लिख लेंगे। कौन थी? महादेवी, देवी है बेटा वो, देवी, महादेवी वर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रथम शिलाका सम्मान से सम्मानित, शिलाका सम्मान भी मैंने आपको अलग से पढ़ाया था। प्रथम शिलाका सम्मान से सम्मानित कौन थे? तो वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कई बार बताया था मैंने आपको, कौन थे बेटा? सुमित्रानंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, सुमित्रानंदन पंत थे। नेक्स्ट, प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित, व्यास पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाया था, कौन थे बेटा प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित? वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट, प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त करता, मैंने ये आपको पुरस्कार भी पढ़ाया, पुरस्कार की वीडियो पड़ी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी हो प्लीज देख लें, पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन थे बेटा? तो वो थे आपके वियोगी हरि। कौन थे? वियोगी हरि, सब कराया आपको ये सब, बस आपको चेक करना है कौन थे, वियोगी हरि थे। नेक्स्ट बेटा, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे बेटा? माखन लाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी थे। नेक्स्ट, कौन थे बेटा? माखन लाल चतुर्वेदी जी थे। कौन थे बेटा? माखन लाल चतुर्वेदी जी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे आपको कराने थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ये हो गया आपका दी एंड। क्या हो गया? दी एंड। जितने क्वेश्चन मुझे मिले इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश कराई है। आई होप आपको कम समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने कराने की कोशिश करी, आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट रह जाए किसी बच्चे को तो आप बच्चों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं लिख रहा हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, रीजनिंग की क्लास लाइव चलती है 8 बजे, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हिंदी के सारे पुरस्कार मैंने आपको करा दिए हैं। नाम आपको दिख ही रहा है मेरा, हिमांशु श्रोत्रिय। ठीक है बेटा, नंबर नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सेंड करना। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। सभी बच्चों को, क्योंकि आज आखिरी क्लास है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, विजयी भवः, ऑल द बेस्ट, विजयी भवः। सभी खूब अच्छे से करके आना बेटा, विजयी भवः। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। भगवान ने चाहा आप लोग की जॉब जरूर लगेगी, कोई आपकी जॉब को नहीं रोक पाएगा, आपकी जॉब जरूर लगेगी। मेरी तरफ से आशीर्वाद है बेटा आप लोगों को। ये भी एक युद्ध ही है जो आपको अपने जीवन से लड़ना है। विजयी भवः, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है बेटा, विजयी भवः। खूब तरक्की करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पेपर के बाद कोशिश करेंगे वर्दी में मिलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।